हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो आई एस अकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हमारा HPAS मेंस के लिए गांधीयन स्टडीज़ के ऊपर जो है आज हम एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करेंगे और देखेंगे कि अगर हमें गांधीयन स्टडी जहाँ उनके किसी भी टेक्निक या फिलॉसफी के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे क्वेश्चन को हम किस तरह से आंसर कर सकते हैं, हमारा कंटेंट जो है उसमें किस तरह से ऑर्गेनाइज होना चाहिए और किस तरह से हमारे क्वेश्चन में एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। सो स्टूडेंट, चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बिफोर आई प्रोसीड विद द क्वेश्चन, आप आज के क्वेश्चन का अगर PDF रीड करना चाहते हैं तो ये PDF आपको हमारे ऑटो IAS अकेडमी के ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेगा। सो अगर आपने ये डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड करके आप जो जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके मेंस के उनका PDF यहाँ पे इन डिटेल में रीड कर सकते हैं। सो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिगार्डिंग द गांधीयन स्टडीज़ की जब हम बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जब हम गांधीयन स्टडी के बारे में पढ़ते हैं तो हमारा जो फोकस ऑफ स्टडी होता है वो उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजी के ऊपर होता है, उनके डिफरेंट टेक्निक्स के ऊपर होता है, जहाँ उनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन देखते हैं फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर हमारा उसके ऊपर होता है। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा यहाँ से इसको हट के थोड़ा सा इसको मैं लिया है। इसके अंदर मैंने जो मेन थीम इस क्वेश्चन के अंदर ली है कि गांधी जी ने बजाय इसके कि वो एक स्ट्रेटजी या फिलॉसफी के ऊपर डिपेंड करते, उन्होंने सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली एंड एज पर द सर्कमस्टांसेस अपनी उस स्ट्रेटजी में और अपनी उस फिलॉसफिकल जो उनकी जो स्ट्रेटजी थी उसके अंदर जो हैं वो समय के साथ जो है वो काफ़ी चेंजेस की हैं। सो ये चेंजेस कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ पे की गई हैं, दैट इज़ बेसिकली द बेसिक थीम ऑफ द क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को हम 250 वर्ड के अंदर जो है इसको हम राइट करेंगे। सो वंस अगेन आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन वन स्ट्रेटजी और फिलॉसफी, Gandhi ji continuously evolved his strategy to address the needs of the situation. Analyze this question. So that is the question. I hope कि इस क्वेश्चन को रीड करके आपके माइंड में भी थोड़ा एक जो कंटेंट है वो ऑर्गेनाइज होना शुरू हो चुका होगा कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ और इसकी कैसे स्टार्टिंग कैसे कर सकता हूँ। जैसा मैं आपको कहता हूं कि जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं तो किसी भी क्वेश्चंस को आप दो नज़रिए से जो है आपको देखना उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चंस की मेन डिमांड क्या है, की डिमांड क्या रहती है यहाँ पे। और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें गांधी जी के द्वारा जो उनके डिफरेंट मेथडोलॉजी रही है फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, और चाहे वो साउथ अफ्रीका के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट रहती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह, द नॉन कॉपरेशन, द फास्ट अनटू डेथ, ये उनके कुछ बेसिक टेक्निक्स रही हैं। और इनको उन्होंने विद द टाइम एंड चेंजिंग सिचुएशन इसमें उन्होंने क्या चेंज किया और किस तरह से इनको मॉडिफाई किया, ये हमें इस क्वेश्चन में लिखना है। और दूसरी चीज़ हमें ये देखनी होती है कि क्वेश्चन की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्टिव क्या है। सो डायरेक्टिव जो क्वेश्चन का है इट इज़ टू एनालाइज। एनालाइज वर्ड जब हम यहाँ पे देखते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो एग्जामिनर है वो हमसे ये डिमांड कर रहा है कि हम इस इशू या क्वेश्चन का एक बहुत डिटेल्ड एग्जामिनेशन करें और वी शुड कवर द ऑल द वेरियस पार्ट दैट इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। तो हमें बहुत इन डेप्थ में जाना होगा और इसके लिए हमें गांधी जी की ये जो स्टार्टिंग है वो हमें जब मूवमेंट गांधी जी कम इनटू इंडिया 1915 के बाद जो उनका पार्ट मेजर मूवमेंट रहती है वो सारी की मूवमेंट को इसके अंदर हमें लिखना है। ठीक है, कि किस किस मूवमेंट उन्होंने क्या क्या किया और किस तरह से उन्होंने इसमें मेजर चेंजेस लेके आए हैं। सो इसको अब हम देखेंगे कि हम इसको एक मॉडल आंसर में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरह से ये हमारे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होना चाहिए और उसके अंदर हमें क्या रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जो लिखनी होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें एक सिंपल इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे देनी होती है, जो एक मेन क्वेश्चन का जो एक सब्सटेंस है उसको एक इंट्रोडक्शन में हमें अपने आंसर का यहाँ पे दिखाना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि गांधी जी का जो
कंट्रीब्यूशन रहा है वो सिर्फ इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर ही नहीं, बल्कि उनका जो साउथ अफ्रीका के अंदर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे जो हो रहा था उसके अगेंस्ट में बहुत बड़ा रहा है। और ज़्यादातर उनके जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं, चाहे वो सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट करते हैं या फास्टिंग का करते हैं, ही ऑलरेडी एम्प्लॉयड दीज एक्सपेरिमेंट एंड टेक्निक्स इन द साउथ अफ्रीका, तो उनसे उनको एक बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था। दूसरा, गांधी जी के जितने भी मेथड थे, अगर हम उनको फिलॉसफी कह दें या उनकी डिफरेंट टूल्स कह देते हैं, तो वी विल फाइंड दैट इट इज़ अ बेसिकली combination of various philosopher and their thinking, just like the John Ruskin and Leo Tolstoy, क्योंकि इन दोनों ही ऑथर का जो राइटर जो थिंकर रहे हैं, इनका गांधी जी के लाइफ के ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस वहाँ पे रहा है। सो इसलिए गांधी जी की जो टेक्निक्स थी, जो स्ट्रेटजी थी, वो इन और थिंकर से के लिए भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई हैं। और साउथ अफ्रीका के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कि साउथ अफ्रीका के अंदर गांधी जी ने सत्याग्रह का भी यूज़ किया, नॉन वायलेंस का भी यूज़ किया और सिविल डिसओबीडियंस। नॉन वायलेंस उनका बेसिक फिलॉसफी रहता था, जिसके मीडियम से उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के साथ लड़ा वहाँ पे। सो अब ये हमारा एक इसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो गांधी जी का यहाँ पे उसको हम डिफाइन करते हैं इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड पार्ट आता है, तो हम इसको मेन बॉडी में अब ये देखेंगे कि गांधी जी ने अपनी जो फ्रीडम स्ट्रगल की जो फ्रीडम टेक्निक्स हैं उनको एज पर चेंजिंग एनवायरनमेंट उसको कैसे किया। तो देखिए, सबसे पहले जब गांधी जी 1915 के पास इंडिया में आते हैं, तो सबसे पहले गांधी जी अंडर दी गाइडेंस ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि उनके पॉलिटिकल गुरु होते हैं, वो उनको कहते हैं कि अगर आप इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जाएं, इंडिया का टूर कीजिए और देखिए कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है। और गांधी जी ने बिल्कुल ऐसे ही किया। गांधी जी वेंट फ्रॉम सिटी टू विलेज टू विलेज टू विलेज गए एंड ही ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल्स, कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, हाउ दे गेट एक्सप्लॉइटेटेड। तो उनको एक पहले फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला, जिसके कारण गांधी जी जो थे वो एक मास लीडर जो थे वो निकल के आए। लेकिन इस मास लीडर बनने में कुछ ऐसी इवेंट रही हैं जिन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया, जैसे कि खास करके 1917 से 1918 का अगर हम टाइम पीरियड देखते हैं, तो वहाँ पे गांधी जी ने अपनी सारी टेक्निक्स का एक बड़ा उनको उसकी जो एफिशिएंसी हम कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में तो उन्होंने ठीक है सत्याग्रह का भी यूज़ कर लिया, नॉन कोऑपरेशन का भी यूज़ कर लिया, लेकिन अब इंडिया में जो कैसे काम करेंगी तो उसका एक बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन्हें कुछ इवेंट में मिलता है। जैसे कि चंपारण सत्याग्रह, बिहार में चंपारण में जो इंडिगो किसान थे, जिस तरह से उनको इंडिगो प्लांटर एक्सप्लॉइट कर रहे थे एंड बहुत बड़ा उनके ऊपर जो था जुल्म वहाँ पे होता था, तो उसके अगेंस्ट में गांधी जी ने वहाँ पे जाके सिविल डिसओबीडियंस जो था वहाँ पे किया जाके, ठीक है, जो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा और गवर्नमेंट को जो इंडिगो प्लांट जो फार्मर थे उनकी डिमांड माननी भी पड़ी। खेदा सत्याग्रह के अंदर गांधी जी एम्प्लॉयड द नॉन कोऑपरेशन का प्रिंसिपल जो था उन्होंने यूज़ किया यहाँ पे जाके, कि जिन लोगों के जो फसल है वो बिकॉज ऑफ नेचुरल एंड जो बारिश वगैरह ना होने से जो फसल ख़राब हो गई है, दे कैन नॉट सिंपली पे द रेवेन्यू, वो लैंड रेवेन्यू वगैरह नहीं पे कर सकते, तो उनका माफ़ होना चाहिए। गवर्नमेंट नहीं करती, तो इसकी वजह से गांधी जी ने खेदा सत्याग्रह वहाँ पे किया गुजरात में, तो ये भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के अंदर देखेंगे तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में यहाँ पे ये स्ट्राइक जो थी वो अहमदाबाद के मिल्स वर्कर ने इंडियन जो मिल ओनर थे उनके अगेंस्ट में किया था। और इशू यहाँ पे ये रहता था कि जो वर्कर थे वो कम से कम 50% जो थे वो इंक्रीज़ की डिमांड कर रहे थे अपनी वेजेस के अंदर, और जो मिल ओनर थे वो नहीं देना चाहते, जिसके ओपोजिशन में गांधी जी ने यहाँ पे फास्ट अनटू डेथ भी किया। और अल्टीमेटली जो मिल ओनर थे दे केम टू नेगोशिएट विद गांधी जी, और उन्होंने गांधी जी की जो भी और वर्कर की जो डिमांड थी वो यहाँ पे मानी। तो इस दौर में हम देखते हैं कि ये तीनों ही टेक्निक, सिविल डिसओबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन और फास्ट अनटू डेथ का बेहतरीन एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट जो था वो गांधी जी को यहाँ पे मिला। लेकिन अब क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि एग्जामिनर का ये है कि क्या उन्होंने अपनी टेक्निक्स को विद द पासेज ऑफ टाइम चेंज भी किया, तो अगर वो चेंज किया तो क्यों किया और किस तरह का किया है, तो हम यहाँ पे देखेंगे। अब एक गांधी जी ने अपनी एक टर्म यूज़ किया था हिमालयन ब्लंडर, तो उन्होंने
किस पर्टिकुलर अपनी मूवमेंट को एक हिमालयन ब्लंडर कहा था। तो यहाँ पे देखेंगे जब ब्रिटिशर जो थे इन्होंने 1919 में रॉयलेट एक्ट पास किया था, तो गांधी जी ने इसके अगेंस्ट में देश में एक सत्याग्रह जो था वो लॉन्च कर दिया था। मिडल ऑफ अप्रैल के पास जो था इसको स्टार्ट कर दिया गया था। तो रॉयलेट एक्ट जो था इट वाज बेसिकली द डेथ ऑफ द सिविल लिबर्टी फॉर इंडियन एट दैट टाइम। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ जब स्टार्ट किया तो इस सत्याग्रह की स्टार्टिंग तो होगी, बट वेरी सून गांधी जी ने देखा कि जो मूवमेंट है उसका जो जोश या एनर्जी है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है, और लोग जिस तरह से जुटने चाहिए थे वो इसके अंदर नहीं जुटे हैं। तो जिसके चलते उन्होंने गांधी जी को लगा कि मैंने बहुत जल्दबाजी की है कि अभी जो इंडियंस हैं दे आर नॉट ट्रेंड एंड एफिशिएंट इन द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह, अभी इनको इसका सही मीनिंग नहीं पता है। तो बिना इनको समझाए और ट्रेंड किए जो मैंने ये सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट कर दी रॉयलेट एक्ट के ज्ञान, इट वाज समथिंग दैट ही कॉल्ड दैट इट इज़ ए हिमालयन ब्लंडर। तो जहाँ पे गांधी जी ने कहा कि फर्स्ट आई विल टीच एंड ट्रेन द पीपल इन सत्याग्रह, तभी आगे कोई मूवमेंट जो स्टार्ट की जाएगी। सेकेंड मूवमेंट हम देखते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी इट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉपरेशन, ठीक है, जिसके अंदर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट मेड प्रोडक्ट जो थे उनका बायकॉट किया गया और इंडिजीनियस खादी को प्रमोट करने की बात की। वेरी सक्सेसफुल मूवमेंट, और इस मूवमेंट के चलते हम देखेंगे कि चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी का था, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट था, चाहे वो मॉडरेट था, चाहे वो किसी भी सेक्शन को बिलोंग करता था, मेल फीमेल कोई भी था, everybody participated in non-cooperation movement with great energy and great जो था एक जोश के साथ उसको स्टार्ट ही किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चौरी चौरा इंसिडेंट जो फरवरी 1922 के पास होता है गोरखपुर के अंदर, जिसके अंदर एक वायलेंस हो जाती है और कुछ पुलिस वाले जो हैं उसके अंदर मारे जाते हैं। तो इसके चलते गांधी जी ऑल ऑफ सडन इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। इसके कारण गांधी जी का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ, और इसके बारे में हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं कि गांधी जी को इसके लिए बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म भी देखना पड़ा था कि एक छोटे से इंसिडेंट के लिए आपने पूरी मूवमेंट को कॉल बैक कर लिया। लेकिन यहाँ पर भी हम देखेंगे कि इस मूवमेंट के बाद भी कांग्रेस के अंदर भी दो ग्रुप यहाँ पे आ गए थे। तो गांधी जी ने यहाँ पे एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, और कम से कम अगले 6-7 साल तक अगर हम देखेंगे तो गांधी जी एक्टिव पॉलिटिकल लाइफ में नहीं आए। गांधी जी को लगा कि अभी जो लोग हैं दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ द नॉन वायलेंस। तो उनको नॉन वायलेंस और इन सब चीज़ों में हमें काम करने की ज़रूरत है। सो वी विल नॉट गो इनटू द एक्टिव पॉलिटिकल जो स्पोर्ट में हम नहीं जाएंगे, और जिसके लिए गांधी जी ने कहा कि वी विल गो फॉर द प्रमोशन ऑफ द खादी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कुछ सोशल रिफॉर्म लाइक अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और मासर्स को नॉन वायलेंट स्ट्रगल किस तरह से करना है और कैसे आगे लेके जाना है और किस तरह से अपना सेल्फ कंट्रोल रखना है, इसके बारे में हम बताएंगे और उनको सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंट भी बनाएंगे। तो इसके बाद भी गांधी जी ने अपनी मेथडोलॉजी जो उनकी पॉलिटिकल मेथडोलॉजी थी उसको चेंज किया। इसके बाद 1930 आता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी एक बार फिर यहाँ पे एक्टिव होते हैं और एक मास मूवमेंट की स्टार्टिंग जो है वो साल्ट सत्याग्रह से स्टार्ट करते हैं। साल्ट चूज़ किया क्योंकि अमीर है चाहे गरीब है, साल्ट सभी लोग लेते हैं यहाँ पे, तो साल्ट के बिना तो हमें कोई भी अपना खाना पीना जो है वो स्वाद नहीं लगता था। तो इसलिए अब गांधी जी ने साल्ट को एक बेसिक बना के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो थी वो यहाँ पे चलाई। और इस मूवमेंट के चलते जब गांधी जी दरसाना मिल स्ट्राइक के ऊपर उन्होंने कहा कि हम इसको जो है वो रेड करेंगे, जिसके चलते गांधी जी और उनके बहुत सारे जो लीडर थे उनके साथ उसको अरेस्ट भी कर लिया गया। और बाद में सरोजनी नायडू जो थी वो उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट मार्च किया था दरसाना मिल के ऊपर यहाँ पे। तो धीरे धीरे ड्यूरिंग दिस टाइम जो मूवमेंट थी उसका जो एक जो मोमेंटम था वो थोड़ा लूज पड़ना शुरू हुआ। तो उसी समय जो ब्रिटिशर थे दे हैव कॉल्ड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन, और ऐसे में जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो सक्सेसफुल नहीं रही। कारण क्या था कि उसमें कांग्रेस में पार्टिसिपेशन नहीं किया। तो ब्रिटिश को लगा कि नाउ अगर जब तक कांग्रेस हमारे साथ पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं करेगी तो तब तक कोई भी जो डिसीजन होगा उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसी के चलते गांधी जी जो थे उन्होंने एक पैक्ट साइन हुआ जिसके अंदर गांधी जी और लॉर्ड इरविन जो थे इनके बीच में एक समझौता
समझौता जो था, कंप्रोमाइज़ यहाँ पे किया गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि गांधी जी ने इस पैक्ट के चलते सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी कॉल बैक कर लिया था। तो गांधी जी ने यहाँ पे जो अपना एक मेथडोलॉजी हम यहाँ पे देखते हैं, दैट इज स्ट्रगल, ट्रूस एंड स्ट्रगल। ठीक है, अपना स्ट्रगल करो, देन कम टू द टेबल, नेगोशिएट करो, कुछ डिमांड अपनी जो है वो मनवाई जाएं, और बाकी जो डिमांड नहीं मानी जाती उसको आगे जाके फिर स्ट्रगल में किया जाए। तो स्ट्रगल, ट्रूस, स्ट्रगल का प्रिंसिपल का यूज़ हमें सिविल डिसोबीडियंस के अंदर भी देखता है। फास्ट अनटू डेथ यहाँ पे, ठीक है। और ये प्रिंसिपल हम गांधी जी के द्वारा यहाँ पे देखते हैं कि जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो रैमसे मैकडोनल्ड जो हैं वो जब कॉमनल अवार्ड डिक्लेयर करते हैं 1932 का, जिसके अंदर जो शेड्यूल कास्ट और जो कम्युनिटीज़ होती हैं इनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाता है, तो इसके अगेंस्ट में गांधी जी उस समय पूना जेल में बंद होते हैं। तो ये इन्होंने फास्ट अनटू डेथ रख लिया कि दिस इज़ द क्लियर डिवीज़न ऑफ द हिंदू सोसाइटी, और ये हिंदूज को हिंदू से अलग करने की जो है ब्रिटिश की एक चाल है, साजिश है, और आई विल नॉट गोइंग टू, मैं इनको यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो तब हम देखेंगे कि जब गांधी जी यहाँ पे फास्ट अनटू डेथ यहाँ पे किया तो इसका प्रेशर, और इसके कारण हम देखेंगे कि गवर्नमेंट भी यहाँ पे प्रेशराइज में आई, और जो नेशनल लीडर जो इसको चाहे सपोर्ट भी कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे, वो भी इसके चलते जो थे वो थोड़ा गांधी जी की जो डिमांड थी कि जो माइनॉरिटी स्टेटस आगे ना लिया जाए तो वो राजी हो गए थे। तो फास्ट अनटू डेथ का यूज़ जो था वो इन्होंने यहाँ पे पूना पैक्ट के मीडियम से भी यहाँ पे किया। इसके बाद वर्ल्ड वार 2 के अंदर अब गांधी जी ने, अब यहाँ पे देखेंगे कि 1940 के टाइम के ऊपर, 1940 में गांधी जी ने जिस तरह से, पहले हम बात करेंगे अगर हम वॉलेट एक्ट के अंदर बात करेंगे तो उन्होंने सत्याग्रह की मूवमेंट को स्टार्ट किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930, देखो मास बेस्ड मूवमेंट चलाई है। लेकिन वर्ल्ड वार 2 के अंदर गांधी जी ने इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मास मूवमेंट, इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह टेक्निक का यूज़ किया। ठीक है, और ये इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि चाहे जो हमारे जो रूलर्स हैं, जो ब्रिटिश हैं, वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट दैम इन दिस वीक टाइम। तो इन्होंने इसके लिए मास मूवमेंट को नहीं अपना यहाँ पे टूल बनाया, इन्होंने एक इंडिविजुअल बेस जो था, एक पर्सन टू पर्सन मूवमेंट को इसके अंदर यहाँ पे सपोर्ट किया। और जब आगे जाके जब हम देखेंगे कि जब 1942 के पास जब ब्रिटिश जो थे उनके एटीट्यूड में और उनकी जो कांग्रेस या बाकी नेशनल लीडर की जो डिमांड थी उनको जब एक्सेप्ट नहीं किया, तो तब ऑल ऑफ ए सडन हम देखेंगे गांधी जी यहाँ पे एक बड़ा एक सडन एक चेंज करते हैं अपने मेथडोलॉजी के अंदर, और 1942 में ये क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दे देते हैं। ठीक है, और इस क्विट इंडिया मूवमेंट में कुछ इंसिडेंट वायलेंस के हुए भी, लेकिन बिसाइड दिस वायलेंस इंसिडेंट गांधी जी जो थे उन्होंने इस मूवमेंट को कॉल बैक नहीं किया, बल्कि कि इस मूवमेंट में कोई भी मेन लीडर जो था वो बाहर नहीं था, ऑल द लीडर्स वर बिहाइंड द बार, सारे के सारे जेल में थे यहाँ पे। तो जिसके चलते गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल बैक नहीं किया गया है। ठीक है, सो स्टूडेंट, इस तरह से जो हम गांधी जी के टेक्निक्स के अंदर जहाँ उनकी मेथडोलॉजी में देखते हैं, तो विद द पासेज ऑफ टाइम एंड सिचुएशन जो है उनमें कुछ चेंजेस आई हैं, जिसको हमें अपने आंसर में इस तरह से डिपिक्ट करना होता है। सो फाइनली कंक्लूजन में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मेथड ऑफ सत्याग्रह था गांधी जी का, इट वाज नॉट द सिंगल थिंग दैट वाज गोइंग ऑन देयर, इट वाज कंटिन्यूसली चेंजिंग। ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहा है यहाँ पे, और गांधी जी के द्वारा ये चेंजेस इसलिए भी लाई गई थी ताकि समय के साथ जो है किसी कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमें जो है इसको ईजिली रिजॉल्व किया जा सके, पीसफुल मेथड के साथ इसको रिजॉल्व किया जा सके, और साथ साथ में जो सोसाइटी है या बाकी के हमारे सोसाइटी के एलिमेंट उसके अंदर जो आ जाते हैं, उसके अंदर भी जो है एक साउंड और मॉरल सोसाइटी जो है उसको स्टैब्लिश किया जा सके। सो स्टूडेंट, दिस वाज द वन क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन जो मैंने आपके मेंस के लिए गांधीयन स्टडी के ऊपर जो है आपके लिए लिया है। आई होप कि इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा गांधीयन आइडियोलॉजी और उनकी जो मेथडोलॉजी थी उसको समझने में आपको हेल्प मिलेगी, और इस तरह के कोई क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में आते हैं तो आप उसे बेहतरीन जो है वो अटेम्प्ट जो है वहाँ पे कर सकते हैं। सो विद दिस थैंक यू फॉर टुडे एंड ऑल दी वेरी बेस्ट, और अपने एग्ज़ाम के लिए मेहनत जो है वो अपनी करते रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेहनत होती है वो कभी बेकार नहीं जाती और अल्टीमेटली वो रंग जरूर लाती है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।